हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो भी मेरी साइंस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कक्षा 10 की जो केमिस्ट्री है उसके ऊपर मेरी लगातार एक वीडियो सीरीज आप लोगों के साथ साझा की जा रही है। और उसी कड़ी में ये अगली वीडियो है जिसमें मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि इससे पहले वाला जो टॉपिक है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सब लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी अगली वीडियो, जिसमें मैं आपको कोशिश करूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आप इस तरीके से समझिए कि इससे पहली वाली वीडियो में मैंने कुछ इतिहास के बारे में बात की थी कि ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस हैं उनका विकास कैसे कैसे हुआ, जिसमें सबसे पहले पदार्थों को लगभग 3 भागों में डिवाइड किया गया: खनिज पदार्थ, जंतु पदार्थ, वनस्पति पदार्थ। कुछ सालों के बाद इन तीनों पदार्थों का जो क्लासिफिकेशन था, जो वर्गीकरण था, उसको समाप्त कर दिया गया और एक नया वर्गीकरण तैयार किया गया जिसमें बताया गया कि भाई पदार्थों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है: कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। उनकी कुछ परिभाषाएं बताई गई। फिर एक साइंटिस्ट आए, एक वैज्ञानिक आए, बर्जीलियस। उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया वाइटल फोर्स थ्योरी का। उसके बाद और साइंटिस्ट आए, उन्होंने और रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उन्होंने बताया कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी है वो ज़्यादा लंबे समय तक लागू नहीं रह पाएगी, क्योंकि उन्होंने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस तैयार कर दिए थे। तो इस तरीके से जैव शक्ति सिद्धांत का भी अंत हो गया। लेकिन जैव शक्ति सिद्धांत के अंत होने के बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक जो कंपाउंड थे, ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस थे, उनका विकास लगातार होता जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को समझना थोड़ा सा टिपिकल होता जा रहा था। तो इसी कड़ी में ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है, उनकी एक आधुनिक परिभाषा बताई गई। और उनकी आधुनिक परिभाषा कुछ इस प्रकार से बताई गई कि भैया जी, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, किन्हें कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस? ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम उन्हें कहते हैं कि जिन सब्सटेंस में कार्बन अवेलेबल होता है। क्या अवेलेबल होता है जी? कार्बन अवेलेबल होता है। अगर ये एलिमेंट अवेलेबल है किसी कंपाउंड के अंदर तो समझ लीजिए वो कौन सा सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और अगर हम लोग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें कि कौन से सब्सटेंस को, कौन से पदार्थों को हम लोग इनऑर्गेनिक पदार्थ कहते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं, वो वाले पदार्थ जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता। कार्बन के अतिरिक्त ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन अवेलेबल ही नहीं है, कार्बन पाया ही नहीं जाता, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो इतना तो समझ लिया, ये इनकी आधुनिक परिभाषा है। आधुनिक परिभाषा हम लोग फिर से बता रहे हैं क्या है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम उन्हें कह रहे हैं जिनके अंदर कार्बन अवेलेबल है। और जिनमें कार्बन अवेलेबल नहीं होता, जिनके अंदर कार्बन उपस्थित नहीं होता, कार्बन के अलावा और बहुत सारे जो एलिमेंट है वो जुड़कर नया कंपाउंड बना लेते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आसान है डेफिनेशन, ज्यादा टिपिकल नहीं है, आप साथ साथ भी इनको नोट्स कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी जो बात है, थोड़ा सा जो जिक्र है वो केवल ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऊपर कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कार्बन अवेलेबल होता है और कार्बन के साथ आपको हाइड्रोजन दिखाई देगा इसके साथ जुड़ा हुआ। तो एक हेडिंग बनती है बेटा यहां पर, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं भैया जी? वे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं?
हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, हाइड्रोकार्बन। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस किन्हें कहते हैं भैया जी? ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन अवेलेबल है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सिंपल डेफिनेशन, बहुत आराम से आप नोट भी कर सकते हैं कि ऐसे पदार्थ या ऐसे सब्सटेंस जिनमें, ऐसे पदार्थ या ऐसे सब्सटेंस जिनमें कार्बन उपस्थित होता है, हम उन्हें क्या कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ कहते हैं या ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। हाइड्रोकार्बन वे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन, या जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है, या हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले जो पदार्थ हैं, जो सब्सटेंस हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं भैया जी? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एक्चुअली ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं, ओवरव्यू बता रहा हूं, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी कोर्स खत्म करना है। ये हमने 1.5-2 महीने का टारगेट रखा है कि साइंस को जल्द से जल्द खत्म कर देंगे, जिससे बच्चों की थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है, ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है उनकी जो प्रॉपर्टीज है, मैंने बराबर में ये पॉइंट्स बना रखे हैं। सबसे पहला है स्रोत। स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सोर्सेस। सोर्सेस का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहां से प्राप्त होते हैं। वैसे तो पुरानी परिभाषा बिल्कुल सटीक है कि हमें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो जीव जंतुओं से और वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, ये आपको समझ के चलना है। इनका जो मेन सोर्स है आज भी वही है, जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं या वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, ये इनका सोर्स है। सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज वेजिटेबल एंड एनिमल्स, ये है। इसको आप नोट करते रहिए साथ साथ बेटा। यस, उसके बाद है तत्वों की उपस्थिति। प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, हमें बहुत से कंपाउंड ऐसे देखने के लिए मिले हैं कि कार्बन तो उनमें अवेलेबल होगा ही होगा, कार्बन के साथ साथ और कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो ज्यादातर कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो आपको जुड़ा हुआ मिलेगा ही, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ मिल सकता है, सल्फर जुड़ा हुआ मिल सकता है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ मिल सकता है, कहीं कहीं पर फास्फोरस जुड़ा हुआ मिल सकता है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें कार्बन के अतिरिक्त ये वाले पदार्थ भी कहीं कहीं पर देखने के लिए मिलते हैं। जब आगे और बहुत सारे उदाहरण पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मैं आशा करता हूं कि तब आप लोगों को पता होगा या पता लग जाएगा कि भाई ये जो एलिमेंट है किस तरीके से अवेलेबल रहते हैं। तो जो प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट है, तत्वों की उपस्थिति है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, वो ये है हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस हो सकता है, और हाइड्रोजन तो कंपलसरी है क्योंकि हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद है भैया जी यौगिकों की संख्या। यौगिकों की संख्या, नंबर ऑफ कंपाउंड्स। यौगिकों की संख्या का मतलब है कि साइंटिस्ट जो थे, वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने लगातार रिसर्च जारी रखी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और कितने अवेलेबल हैं इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर। तो लगभग ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 लाख एलिमेंट्स या 20 लाख कंपाउंड इस पृथ्वी पर, इस नेचर में अवेलेबल है। और इस 20 लाख में लगभग 90% जो कंपाउंड है वो कौन से हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग से पढ़ने के लिए ये भी जरूरी रहा कि भाई इनकी जो संख्या है वो बहुत सारी है, और इनकी संख्या को, इतनी बड़ी संख्या को पढ़ने के लिए और इनकी इतनी बड़ी संख्या को जांचने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिक है और कौन सा इनऑर्गेनिक है। आप इनको साथ साथ नोट करते रहें, नोट करते रहेंगे तो पता लगता रहेगा। नंबर ऑफ कंपाउंड, यौगिकों की संख्या लगभग 20 लाख बताई, जिसमें से 90% जो कंपाउंड है वो लगभग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसलिए इनका अलग से ज्ञान होना, अलग से इनकी पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी हो गया। उसके बाद है यौगिक बनाने की क्षमता, कैपेसिटी, कैपेसिटी टू फॉर्म, कैपेसिटी टू फॉर्म कंपाउंड। यौगिक बनाने की क्षमता कार्बन के अंदर विशेष रूप से पाई जाती है। आप सब लोग जानते हैं कि बंध, जो बॉन्ड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। 3 तरह का बॉन्ड होते हैं। 10th क्लास के बच्चे
लगभग 2 तरह के बॉन्ड पढ़ चुके हैं, लेकिन जब 11वीं क्लास में जाएंगे तो वो तीनों तरह के बॉन्ड पढ़ेंगे। तो कार्बन के अंदर एक अपनी खुद की कैपेसिटी होती है कि कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन से कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। मतलब कार्बन दूसरे कार्बन से बंध बनाने की, बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। और वो बॉन्ड कौन सा बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सह संयोजी बंध बनाता है। इसी वजह से कार्बन जो है एक लंबी चेन में जुड़ जाता है। कितने कार्बन भी एक साथ जुड़ सकते हैं और सब कार्बन के बीच में एक प्रकार का बॉन्ड होता है। और वो बॉन्ड कौन सा होता है भैया जी? वो बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड, सह संयोजी बंध। अगर कार्बन की बात करें कि कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन से कौन से बॉन्ड से जुड़ता है, तो आप बताएंगे कोवेलेंट बॉन्ड। या फिर कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी जुड़ेगा तो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि सभी एलिमेंट क्या कोशिश करते हैं कि उनकी बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो कार्बन के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो बॉन्ड बना सकता है और बॉन्ड बनाकर वो कंपाउंड बनाएगा। 2 या 2 से ज्यादा जो एलिमेंट है वो जुड़कर क्या बना लेते हैं? कंपाउंड बना लेते हैं। उसके बाद है बंधों की प्रकृति। नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड जो होते हैं, बंध जो होते हैं, वो इस बात पर निर्भर करते हैं, इस बात पर डिपेंड करते हैं कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है। ये बात करते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड में, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट को 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो बदले में दूसरा भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा। आपस में शेयरिंग करेंगे और शेयरिंग करके अपना ऑक्टेंट पूरा करने की कोशिश करते हैं सभी के सभी एलिमेंट। यहां पर हम लोगों को जानना है कि जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, और इसको हम लोग इस तरीके से तोड़ते हैं 2 और 4। इसकी जो वैलेंसी सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। मतलब कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। मतलब कार्बन अपने चारों तरफ लगभग सिंगल वैलेंसी वाले 4 एलिमेंट्स को जोड़ सकता है। कार्बन के चारों तरफ कितने एलिमेंट्स जुड़ सकते हैं भैया जी? 4 एलिमेंट जुड़ सकते हैं वैलेंस से। तो ये सारे के सारे बाहर की तरफ कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड के द्वारा इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है तो हम और बॉन्ड्स का यूज करते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी अगर सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो रही है तो ये सारे के सारे हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। पर सिंगल बॉन्ड से इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। अच्छा, अगर सिंगल बॉन्ड से पूरी नहीं होती है तो फिर डबल बॉन्ड लगा दिया जाता है। अगर इसके स्थान पर कुछ और भी उपयोग कर सकते हैं कि भैया जी हम ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग भी कर सकते हैं। मतलब कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए हम लगभग 3 प्रकार के बंधों का उपयोग करते हैं। और वो बंध कौन कौन से हैं? सिंगल, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इनका उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाए। ऐसा करने के लिए हम लोग सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग करते हैं। तो कार्बन के अंदर बंध बनाने की एक विशेष प्रकृति पाई जाती है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बनाने के बाद एक लंबी श्रृंखला बना लेता है, कंपाउंड बनाता है। जैसे इससे पहले वाली जो हेडिंग थी इसको हम लोग यहां से मिटा लेते हैं बेटा। अगली जो हेडिंग है वो है विलयता। विलयता को हम लोग कहते हैं यहां पर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी तो ऐसा माना जाता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो पानी में अघुलनशील होते हैं, पानी में घुलते ही नहीं है। और अगर कुछ कंपाउंड अगर घुलते भी हैं तो हम उनको कहते हैं वो बहुत कम घुलते हैं, अल्प विलय होते हैं। सीधा सीधा बता दीजिए आप कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पानी में नहीं घुलते, जबकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें घुल जाते हैं। जैसे अल्कोहल में घुल जाता है, ईथर में घुल जाता है। ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड घुल जाते हैं। तो विलयता की जब बात की जाए, जब सॉल्युबिलिटी की बात की जाए, तो आप लोग क्या लिखते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सारे के सारे पानी में अघुलनशील होते हैं, वो पानी में नहीं घुलते। किस में घुल जाते हैं? कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं।
पानी में नहीं घुलते। ये पॉइंट इसको इस तरीके से बता के चलेंगे बेटा हम लोग। समावयवता की बात करते हैं बेटा। समावयवता को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। समावयवता का मतलब क्या होता है? समावयवता हम लोग किसे कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक जैसा होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा होता है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। उनके जो एलिमेंट जो हैं, उनके जो एटम्स हैं, उनके रखने का पोजीशन अलग हो सकती है, बॉन्ड अलग अलग हो सकते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं समावयवता। जैसे एक एग्जांपल में बता के चलता हूं बेटा, C2H5OH, ये है हमारा एथिल अल्कोहल। एग्जांपल आगे समझाएंगे कि इसका नाम ऐसे कैसे रखा गया, एथिल अल्कोहल। इसको हम लोग इस तरीके से भी रख सकते हैं, CH3CH2OH, ऐसे भी रख सकते हैं इसको। तो ये दोनों के दोनों एथिल अल्कोहल ही हैं। लेकिन इस वाले को, अब इसमें कार्बन कितने हैं भैया जी? कार्बन इसमें 2 है, हाइड्रोजन 5 है और OH जुड़ा हुआ है। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है और ऑक्सीजन। मतलब अल्कोहल, ये तो है अल्कोहल, और अल्कोहल किसमें चेंज हो गया बेटा? अल्कोहल चेंज हो गया ईथर में। तो मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है? कार्बन कितने हैं दोनों में? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 6 और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का एक ही है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है, जो रखने का जो तरीका है, वो अलग अलग है। और इस वाले गुण को हम लोग, इस वाली प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म कहते हैं इस वाले गुण को, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है, ध्यान रखिएगा। तो ये लगभग 7 तरह के जो पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को बताते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, इतिहास है तो इतिहास को धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। संभव है कि कुछ टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे तो आप पूछ जरूर लीजिए, ठीक है? नोट कर लिया होगा आप सब लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। अभी मैं अपनी इस वीडियो में, इसी वीडियो में आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं कि भैया जी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में तो बता दिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में भी बता दिया कि ऑर्गेनिक किसे कहते हैं। ऑर्गेनिक कहते हैं उसे जिसमें कार्बन अवेलेबल होता है, और इनऑर्गेनिक उसे कहते हैं जिनमें कार्बन अवेलेबल नहीं होता। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस कर लेते हैं, 2 या 3 पॉइंट्स में। कॉपी और पेन तैयार रखिएगा। ये एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, हम लोग यहां पर प्रॉपर एक बार नोट कर सकते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सभी पॉइंट्स को। ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डिफरेंस है, बहुत जल्दबाजी में लिखा है, लगभग 9-10 पॉइंट है। तो एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट है बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो जो इसकी डेफिनेशन है आपको पता ही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उन्हें कहते हैं जिनमें कार्बन अवेलेबल होता है। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन अवेलेबल है तो आप लोग उसे क्या कह सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। और अगर कार्बन अवेलेबल नहीं है तो आप उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे, फिर आप उसे क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। इसलिए हमने लिखा, नॉन नहीं लिखेंगे, यहाँ नॉट अवेलेबल लिखेंगे कि भाई इसके अंदर कार्बन अवेलेबल नहीं होता। तो पहला पॉइंट तो बहुत ही आसान है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड उसे कहेंगे जिनमें कार्बन अवेलेबल होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग उसे कहेंगे जिसमें कार्बन अवेलेबल नहीं होता, उपस्थिति नहीं है। अगला है, दूसरा पॉइंट है बेटा कंबिसिबल। कंबिसिबल का है यहां पर ज्वलनशील। ज्वलनशील का मतलब है कि अगर इन्हें जलाने की कोशिश की जाए तो ये जल जाते हैं। ये ज्वलनशील है और ये ज्वलनशील नहीं है, नॉन कंबिसिबल है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं कि ये बताते हैं ये ज्वलनशील है और ये ज्वलनशील नहीं है। तीसरा पॉइंट है बेटा हाई मॉलिक्यूलर मास। हाई मॉलिक्यूलर मास, इनका जो अनुभार होता है, अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का अनुभार निकालने की कोशिश करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालने की कोशिश करेंगे, तो इनका जो अनुभार होता है वो बहुत ज्यादा होता है।
जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बात करते हैं कि इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो बहुत कम होता है। मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे निकालते हैं, 5 या 10 मिनट की वीडियो होगी। मॉलिक्यूलर मास निकालना आप लोगों को बहुत आसानी से आ जाएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग बताएंगे कि इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो ज्यादा होता है, इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कम होता है। बहुत ही सिंपल है। अगला पॉइंट है बेटा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कि अगर इनकी संरचना बनाने की कोशिश की जाए, जैसे इनके बीच में बॉन्ड कितने हैं, कहाँ सिंगल बॉन्ड है, कहाँ डबल बॉन्ड है, किसने किसको कितने इलेक्ट्रॉन दिए, तो अगर इनका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो इनका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, इनका स्ट्रक्चर जटिल बनता है। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात करें तो इनका स्ट्रक्चर कैसा बनता है भैया जी, बहुत ही साधारण बनता है। कहते हैं कि इनका स्ट्रक्चर सिंपल है, इनका सरल स्ट्रक्चर है, इनका जटिल स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो अगला पॉइंट है उसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। ये एमपी जो है ना, ये मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, गलना। और बीपी क्या है यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, लो होता है। जबकि इसी पॉइंट को जब हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पढ़ते हैं, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, ज्यादा होता है। देखिए मैंने तो बहुत शॉर्टकट तरीके से लिख दिया है, आप भी अपनी कॉपी में ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा जब एग्जाम में या किसी टेस्ट में लिखते हैं तो एक प्रॉपर लैंग्वेज में लिखते हैं, जिससे टीचर को भी अच्छा लगे और नंबर जो है आपको पूरे प्राप्त हो सके। उसके बाद है भैया जी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। छठे वाला पॉइंट लो रिएक्शन रेट है, कि अगर इनके कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने की जो दर है, जो स्पीड है अभिक्रिया की, वो थोड़ी सी कम होती है, इसलिए हमने लिखा लो रिएक्शन रेट। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में यही वाला पॉइंट पढ़ते हैं तो इनकी जो क्रिया करने की, रिएक्शन करने की, अभिक्रिया करने की जो स्पीड है, जो दर है, वो क्या है, वो हाई है। सो यहाँ पर लिखा हमने हाई रिएक्शन रेट। उसके बाद है बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगला पॉइंट है इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो पानी में नहीं घुलते, वो घुलेंगे केवल किसमें, कार्बनिक विलायकों में घुलेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेंगे। तो हमने यहाँ क्या पॉइंट लिखा है, इनसॉल्युबल इन वाटर। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, कि ये पानी में घुल जाते हैं भाई साहब, सॉल्युबल इन वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। इंसुलेटर, मैंने यहाँ इंसुलेटर क्यों लिखा, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, ये विद्युत धारा के भाई साहब कुचालक होते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। जबकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कंडक्टर लिखा, कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा रहा। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो अगला पॉइंट है वो है कोवेलेंट बॉन्ड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो बंध बनते हैं, जो बॉन्ड बनते हैं, वो कैसे बनते हैं भाई साहब, वो बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध बनते हैं, शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग के द्वारा बंध बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो इनके अंदर दोनों तरह के बॉन्ड बनते हैं भाई साहब, कोवेलेंट भी बनते हैं और इनके अंदर आयनिक बॉन्ड भी बनते हैं। ये बॉन्ड क्या होते हैं बाद में समझाएंगे बेटा, जब इसका चैप्टर स्टार्ट होगा। आसान है, ये भी ज्यादा टिपिकल नहीं है। और 9 पॉइंट हो गए हैं, तो एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं बेटा इसमें, 10वां। अच्छा नंबर है आसानी से हो जाएगा। आइसोमेरिज्म, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो समावयवता प्रदर्शित करते हैं। समावयवता, आइसोमेरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक होगा, स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, उनके रखने का तरीका अलग अलग होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आइसोमेरिज्म को प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं करते, ऐसा गुण रिप्रेजेंट ही नहीं करते। तो लगभग देखो 10 पॉइंट है, इन 10 के 10 पॉइंट्स को आप लोग अगर आप इसमें से 8 पॉइंट भी बहुत आसानी से कर देंगे तो नंबर पूरे मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो पॉइंट नोट भी कर लिया होगा आपने। तो अब जो एग्जाम आएगा, सपोज अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो मैं आशा करता हूं कि आप इसे बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है बेटा आप लोगों से कि आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है और रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। और मैं फिर से बताता हूं कि अगर वीडियो के बीच में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता जरूर दीजिए, जिससे मैं अगली वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर सकूं, बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन कर सकूं। ये वाला जो पॉइंट था बेटा यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे निकालते हैं ये मैं अगली वीडियो में जरूर एक्सप्लेन करूंगा।
5 या 6 मिनट की वीडियो होगी और मॉलिक्यूलर मास हमारा आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के इंतजार करना ही है आप लोगों को, और अगली वीडियो जल्दी ही मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।